हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण जो कि जनवरी 2022 की अर्धवार्षिकांक आई है, उसके अंतर्गत करंट अफेयर्स स्मरणीय तथ्य कराने जा रहा हूं। ये करंट अफेयर्स जो है आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा, एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी या अन्य वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रथम प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ किया? तो यह नोएडा के जेवर में किया, उत्तर प्रदेश में। तो विश्व के चौथे सबसे बड़े तथा उत्तर प्रदेश के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने नोएडा के जेवर में किया। वर्ष 2024 तक निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। फिर है, भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को किया? तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर तक 6 लेन के 340.8 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन उतरने एवं उड़ने के लिए 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी सुल्तानपुर जनपद में बनाई गई है। प्रश्न संख्या 3 है, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम नवंबर 2021 में बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल दिया गया है। भोपाल शहर के पश्चिम मध्य रेलवे में झांसी भोपाल इटारसी लाइन पर स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी गोंड जनजाति की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। यह भारत का निजी क्षेत्र के सहयोग का पहला रेलवे स्टेशन है। फिर प्रश्न संख्या 4 है, भारत के निजी क्षेत्र के लिए किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो धवन 1 है। तो भारत की निजी क्षेत्र की हैदराबाद स्थित कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा इसरो के पूर्व चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर स्वदेश निर्मित धवन 1 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल पहला प्रायोगिक परीक्षण नवंबर 2021 में किया। प्रश्न संख्या 5 है, स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 25 नवंबर 2021 को सम्मिलित की गई? INS वेला। प्रश्न संख्या 6, भारत के कौन युवा पुरुष शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर के लिए आवश्यक अर्हताएं नवंबर 2021 में प्राप्त कर ग्रैंड मास्टर बने? संकल्प गुप्ता। तब महाराष्ट्र में नागपुर के 18 वर्षीय संकल्प गुप्ता ने नवंबर 2021 में 3 GM नॉर्म प्राप्त कर भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रश्न संख्या 7, 20 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस नगर को लगातार 5वीं बार सर्वाधिक स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया? इंदौर को। तो मध्य प्रदेश के इंदौर नगर को लगातार 5वीं बार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया गया। सूरत एवं विजयवाड़ा का इसमें दूसरा तथा तीसरा स्थान रहा। प्रश्न संख्या 8, किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई 18वीं शताब्दी में निर्मित मूर्ति 15 नवंबर 2021 में वाराणसी पहुंची? तो अन्नपूर्णा देवी की। 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति 1913 ईस्वी 108 वर्ष पूर्व वाराणसी से चोरी कर कनाडा ले जाई गई थी, जिसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रयासों से वापस लाया गया है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा। 24 नवंबर 2021 को मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किस महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी? रानी गेंदेलू की। तो रानी गेंदेलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को रानी गेंदेलू के जन्म स्थान लुआंगको गांव, जिला तामेंगलोंग में स्थापित किया
जा रहा है। प्रश्न संख्या 10, केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में 56 शहरों में प्रथम स्थान किस शहर का रहा? तो शिमला का रहा। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग ने पहली बार शहरों के लिए जारी सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2021-22 में पहला स्थान शिमला का है तथा कोयम्बटूर व चंडीगढ़ का क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान है। प्रश्न संख्या 11, भारत के रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट व IRCTC द्वारा किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा नवंबर 2021 में की है? तो ये वो ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन। तो भारत गौरव ट्रेनें भारतीय संस्कृति एवं विरासत को दिखाएंगी। ये रेगुलर ट्रेन नहीं होगी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर इन ट्रेनों का संचालन रेलवे के सहयोग से कर सकेंगे। यह थीम आधारित ट्रेन होगी। प्रश्न संख्या 12, मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 22 नवंबर 2021 को किस राज्य की टीम ने जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर मुश्ताक अली के नाम पर ट्रॉफी 2006-07 में प्रारंभ की गई थी। इसे तमिलनाडु ने ही जीता था। पिछले वर्ष भी यह ट्रॉफी तमिलनाडु ने ही जीती थी। प्रश्न फिर 13 है करेंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को लिया गया? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो भारत सरकार ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान प्रदान करने के लिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इस वर्ष पहली बार इसे मनाया गया। फिर 14 है करंट अफेयर्स। भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया तो 16 नवंबर 2021 को। 16 दिसंबर 1860 को भारत के पहले ऑडिटर जनरल ने अपना कार्यभार संभाला था। इसलिए 16 नवंबर को ऑडिटर दिवस प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। करंट अफेयर्स 15 है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की शीघ्र प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जो समाचारों में चर्चित रही? तो पुस्तक का नाम है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। पंजाब से सांसद मनीष तिवारी की पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इम्पैक्टेड इंडिया में 2008 में मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा उचित कार्यवाही न करने का उल्लेख है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसका देखते हैं। पहला करेंट अफेयर्स, दूसरा पहला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा करेंट अफेयर्स देखते हैं। किस महिला राजनीतिज्ञ ने स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में 24 नवंबर 2021 को पद संभाला? तो मैग्डालेना एंडरसन। ठीक है। तो स्वीडन की संसद ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मैग्डालेना एंडरसन को नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। स्वीडन में लगभग 100 वर्ष पहले महिलाओं को मताधिकार देने के बाद ये पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। लेकिन कुछ समय बाद इस संसद में बजट पारित न होने के कारण उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर है प्रश्न संख्या 3। साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार 3 नवंबर 2021 को लंदन में किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो डेमन गलगुट को। तो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास डेविन गलगुट को मई 2021 में प्रकाशित उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 50,000 पाउंड का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर करंट अफेयर्स 4 है। किन 3 प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 15 नवंबर 2021 को सम्मिलित किया गया? तो महिला जयवर्धन है शॉन पोलक, जेनेट ब्रिटिन को। तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धन, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर शॉन पोलक और इंग्लैंड की पूर्व बल्लेबाज जेनेट ब्रिटिन को ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। करंट अफेयर्स 5 है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य नवंबर 2021 में बना, अमेरिका बना। तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोस होलांदे द्वारा COP21 के समय
पेरिस में 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपभोग को बढ़ाना है। फिर करंट अफेयर्स 6 है, किस राष्ट्र की टीम ने पहली बार पुरुषों का T20 क्रिकेट विश्व कप 14 नवंबर 2021 को जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो 14 नवंबर 2021 को दुबई में खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर 7वां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। आगामी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। करंट अफेयर्स 7 है, भारत के राष्ट्रपति ने किस पड़ोसी राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि से 10 नवंबर 2021 को सम्मानित किया? तो नेपाल के जनरल को। तो नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत और नेपाल के मध्य इस तरह की परंपरा के तहत भारत नेपाल के तथा नेपाल भारत के थल सेनाध्यक्ष को वहां की सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान करता है। करेंट अफेयर्स 8 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो मिस्र के शर्म अल शेख में। तो ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर समीक्षा एवं नए लक्ष्यों के निर्धारण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 स्कॉटलैंड में ग्लासगो में 31 अक्टूबर 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। करंट अफेयर्स 9 है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 52वें संस्करण में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त फिल्म निर्देशकों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो मार्टिन स्कोर्सेस और इस्तवान सजाबो को। फिर करंट अफेयर्स 10 है, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 26 नवंबर 2021 को क्या नाम रखा? तो ओमिक्रॉन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस नए परिवर्तित वेरिएंट B.1.1.529 को ओमिक्रॉन नाम दिया है तथा इसे गंभीर मानते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। फिर करंट अफेयर्स 12 है, तीसरे एशियाई यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो चीन के सांताओ में। तो तीसरे एशियन यूथ गेम्स को 2017 से कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया जा रहा था। 2013 के दूसरे गेम्स चीन में नानजिंग तथा 2009 में सिंगापुर में पहले गेम्स आयोजित हुए थे। करेंट अफेयर्स 13 है, यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में भारत की 3 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के साथ टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव के तहत 17 नवंबर 2021 को मलेशिया में कुआलालंपुर में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। फिर करंट अफेयर्स 15 है, जर्मनी में 16 वर्ष तक चांसलर रही एंजेला मार्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद कौन नया चांसलर नियुक्त हुआ है? तो ओलाफ सोल्ज बने हैं। तो जर्मनी में सेंट्रल लेफ्ट गवर्नमेंट सोशल डेमोक्रेटिक ओल्फ सोल्ज के नेतृत्व में बनाने की घोषणा 25 नवंबर 2021 को की है। यह सोशल डेमोक्रेट, ग्रीन पार्टी और न्यू लिबरल ADP गठबंधन सरकार है। फिर आगे शीर्षक है महत्वपूर्ण वार्षिक घटनाक्रम, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य, नवीनतम समान ज्ञान एवं खेल कूद का वर्णन है। तो आज मैं आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कराने जा रहा हूँ। तो जैसे चुनाव और सत्ता परिवर्तन शीर्षक है, इसमें गुजरात में सितंबर 2021 में गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन करते हुए 5 वर्ष से मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी के स्थान पर पहली बारी विधायक बने भूपेंद्र पटेल को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, फिर भूपेंद्र पटेल जो हैं पाटीदार समुदाय से हैं तथा वह पहली बार 2017 में ही राज्य की घाटलोडिया सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 13 सितंबर 2021 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। फिर पंजाब में हम लोग देखते हैं, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विगत 3 वर्षों से चल रहे राजनीतिक टकराव की परिणति अंततः सितंबर 2021 में अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र से हुई तथा पहली बार
पंजाब में दलित समुदाय से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, और इनकी सरकार में 2 मुख्यमंत्री भी हैं, जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी। फिर कर्नाटका में हम लोग देखते हैं जुलाई 2021 में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन किया गया तथा 2 वर्ष से मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा के स्थान पर बसवराज बोम्मई को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर उत्तराखंड में देखते हैं, ये सब सभी राज्य में कि सत्ता परिवर्तन किया गया, यहाँ चुनाव नहीं हुए अभी। उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं 4 जुलाई 2021 को खटीमा से निर्वाचित विधायक पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पूरी टीम के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 10 मार्च 2021 को ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से 2 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया था। फिर असम में देखते हैं हम लोग 27 मार्च 2021 से 29 अप्रैल 2021 के दौरान 5 राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनाव में असम की 126 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए। इन चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 60 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कुल सीट 126 है, भारतीय जनता पार्टी 126, जो सबसे बड़ी पार्टी है सरकार बनाती है उसी का नाम याद होना जरूरी है। तो 10 मई 2021 को भाजपा नेता और पूर्वोत्तर प्रजातांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस पद पर उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल का स्थान लिया। भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन की राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार है, इसे लगातार दूसरी बार चुनाव जीता है। फिर हम लोग देखते हैं केरल में भी चुनाव हुए। 27 मार्च 2021 से 29 अप्रैल 2021 के दौरान केरल में विधानसभा की कुल 140 सीटें थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 62 सीटें प्राप्त हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। फिर पुडुचेरी में हम लोग देखते हैं कि 27 मार्च 2021 से 29 अप्रैल 2021 के दौरान 5 राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ। पुडुचेरी विधानसभा सीट की 30 सीटों में से ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने सर्वाधिक 10 सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट मिली और पुडुचेरी में एन रंगासामी को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। फिर हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में कुल विधानसभा की सीटें 234 है। इसमें द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम या डीएमके को 133 सीटें प्राप्त हुई और वो आसानी से सरकार बनाने में सफल हुई और स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री बने। पश्चिम बंगाल में याद रखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी मार्च अप्रैल में चुनाव हुए। इसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती। ठीक है, तो इसको इस सीट कितनी जीती है इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में पूछ दिया जाए कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती। तो विधानसभा की कुल सीटें 294 है। इसमें चुनाव परिणाम आए 292 पे और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 213 सीट जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी 77 सीट जीती। फिर नरेंद्र मोदी सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी थे 2014 में 28 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वर्तमान समय तक वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं, जबकि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, जबकि दूसरे स्थान पर उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी,
जो कि 11 वर्ष 59 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, और तीसरा स्थान मनमोहन सिंह का रहा था, जो कि 10 वर्ष 4 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। राज्यसभा के नए महासचिव, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, डॉक्टर पीपी के रामचंद्रुलु को राज्यसभा का महासचिव सितंबर 2021 में नियुक्त किया। फिर सम्मेलन बैठक महोत्सव आयोजन शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव संपन्न हुआ 12 से 16 जनवरी के बीच में। केंद्र सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा यह आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम था युवा उत्साह नए भारत का। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाता है। केंद्र सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजन किसी राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में भोपाल में आयोजित किया गया था। फिर है आईडेक्स 21 व नॉर्डेक्स 21। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन अबू धाबी में होने वाले द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का नाम है। इस वर्ष आईडेक्स का आयोजन अबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में 21-25 फरवरी 2021 के दौरान हुआ था। 2 वर्ष के अंतराल में होने वाली ऐसी आगामी प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2023 में होगा। आईडेक्स 2021 के साथ ही नौसैनिक प्रदर्शनी नॉर्डेक्स 21 का आयोजन भी अबू धाबी में ही हुआ। इसमें भारत की ओर से आईएनएस प्रलय का प्रदर्शन किया गया। फिर है भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो 16 से 24 जनवरी 2021 के दौरान गोवा के पणजी में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुआ। यह लगातार 17वां वर्ष था जब इस चर्चित वार्षिक महोत्सव का आयोजन गोवा में पणजी में किया गया। थॉमस विंटरबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म एनदर राउंड 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म तथा जापानी निर्देशक कियोशी कुरोसावा निर्देशित फिल्म वाइफ ऑफ ए स्पाई समापन फिल्म थी। फिर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 1 से 7 फरवरी 2021 के दौरान फरीदाबाद में हरियाणा का प्रसिद्ध 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला प्रस्तावित था, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण आयोजकों ने इसे स्थगित कर दिया। इस मेले का पहला आयोजन 87 में हुआ था और वर्ष 2013 से इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का रूप दिया गया। फिर है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021। तो 8 से 12 फरवरी 2021 के दौरान कर्नाटक के बेंगलुरु में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का आयोजन हुआ। फिर चोरी चोरी कांड का शताब्दी वर्ष 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष समारोह का नई दिल्ली से ऑनलाइन उद्घाटन किया। समारोह पूरे 1 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के शहीद स्मारकों पर मनाया जाएगा। समारोह का समापन 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा से होगा। फिर हरिद्वार कुंभ मेला 2021 1 से 28 अप्रैल 2021 के दौरान हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत यह आयोजन सीमित अवधि के लिए किया गया था। मेले के दौरान 3 शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल बैसाखी और 14 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा संपन्न हुए। कुंभ मेला हरिद्वार के अतिरिक्त प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 12-12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। फिर टीका उत्सव। कोरोना संक्रमण के एक बार पुनः भयंकर रूप लेने पर इस कार्यक्रम के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई के लिए 4 दिवसीय टीका उत्सव का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2021 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में किया। इसके तहत 11 अप्रैल ज्योतिबा फूले के जन्मदिवस से 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिवस तक विशेष अभियान चलाकर अधिकतम पात्र लोगों का टीकाकरण किया गया। फिर
अमृत महोत्सव। तो देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को उल्लासपूर्वक मनाने के लिए 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च 2021 से किया गया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा स्वतंत्रता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए 5 स्तंभों स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां अचीवमेंट एट 75, 75 पर कार्रवाइयाँ एक्शंस एट 75 तथा 75 पर संकल्प रिजॉल्व्स एट 75 को फोकस किया गया। महोत्सव के शुभारंभ पर कई अन्य कार्यक्रम भी हुए। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठे चरखा अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया तथा इंडिया एट 75 की एक वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना में एक जन उत्सव के रूप में 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। फिर शीर्षक है वर्ष 2021 के कुछ विशिष्ट महोत्सव या आयोजन। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से मनाया गया। 35वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 1 से 7 फरवरी 2021 तक फरीदाबाद हरियाणा में। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल 2021 सभी राज्यों में। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रीय सम्मेलन 30 से 31 अगस्त 2021 तक केवड़िया गुजरात। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 28 से 29 अक्टूबर 2021 लखनऊ में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 वाराणसी। पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3। तो 17 से 18 सितंबर 2021 के दौरान हैदराबाद में पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3 संपन्न हुआ। फिर उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 28 से 29 अक्टूबर 2021 के दौरान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया। फिर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 13-14 नवंबर 2021 के दौरान वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 संपन्न हुआ। इसका आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा किया गया था। फिर आगे शीर्षक है योजना परियोजना नीतियाँ एवं कार्यक्रम। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक नई महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस मिशन के तहत देश के नागरिकों को एक डिजिटल हेल्प आईडी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें हर नागरिक का स्वास्थ्य कार्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। इससे स्वास्थ्य संबंधी पुराने रिकॉर्ड के खोजने का झंझट नहीं हो रहेगा, क्योंकि सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में जमा हो सकेंगे। जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल संरक्षण की दिशा में एक और पहल करते हुए 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2021 तक चलने वाले जल शक्ति अभियान कैच रन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा की बूंदों को सहेजते हुए जल का संरक्षण करना है। इसके लिए मानसून आने तक मनरेगा के तहत किए जाने वाले व्यय का इस्तेमाल जल संरक्षण की दिशा में ही किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री पोषण योजना। देश भर में सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाली वर्षों पुरानी मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। 1995 से प्रारंभ की गई। तो वर्ष याद रखेंगे, पूछ देगा कि मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया। तो 1995 में 1995 से प्रारंभ की गई इस योजना को केंद्र सरकार से 54,061.73 करोड़ और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से 31,733.77 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ
2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 सितंबर 2021 को प्रदान की। फिर है देश के मेंटर कार्यक्रम। 10 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने अपने क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। देश के मेंटर कार्यक्रम के तहत छात्रों को देश भर के स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए कैरियर विकल्पों से लेकर किशोर संबंधी चिंताओं तक के मुद्दों पर सलाह दी जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर आगे शीर्षक है विधेयक अध्यादेश अधिनियम। तो तीनों नए कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों के विरुद्ध जारी किसान आंदोलनों के बीच 14 माह बाद अंततः इसे वापस लेने की घोषणा की। संसद के आगामी सत्र में इन्हें रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक सदन की संख्या के बहुमत से और मतदान के दौरान सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसे अधिसूचित किया गया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह विधेयक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 342 क में संशोधन तथा अनुच्छेद 338 ख और अनुच्छेद 366 में परिणामिक संशोधन करेगा। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आधार संहिता नियम 2021। इसमें बताया गया कि वर्तमान में भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ तथा ट्विटर के 1,75,00,000 उपयोग करता है। तो सबसे अधिक भारतीयों द्वारा व्हाट्सएप 53 करोड़ का ही प्रयोग किया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित। तो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। इस नाम परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2021 पर हस्ताक्षर किया। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। इनमें सबसे पुराना कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। इनमें सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसका गठन हैदराबाद उच्च न्यायालय के तेलंगाना उच्च न्यायालय व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विभाजन से किया गया था। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष चिकित्सा PSLV C-51 द्वारा ब्राज़ील के अमेजेनिया सहित 19 विभिन्न उपग्रहों का प्रक्षेपण। 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-51 द्वारा ब्राज़ील के 637 किलोग्राम वजन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किए गए। इनमें 13 उपग्रह अमेरिका के हैं, जबकि 5 भारत के छोटे उपग्रह हैं। भारतीय उपग्रहों में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश धवन सैटेलाइट भी शामिल था। फिर 2DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा है। इसे 17 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च की। यह दवा मध्यम और गंभीर रोगियों के इलाज में सहायक दवा के रूप में कार्य करती है।
फिर INS करंज 10 मार्च 2021 को भारत के मझगांव डॉक लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी डायरेक्शन डेस कंस्ट्रक्शन नवालेस द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। फिर INS संधायक 40 वर्ष तक भारतीय नौसेना की सेवा में रहे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संधायक को 4 जून 2021 को सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित इस पोत को भारतीय नौसेना में 26 फरवरी 1981 को शामिल किया गया था। फिर अग्नि P मिसाइल 28 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के बालासोर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया। अग्नि P अर्थात अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है। यह एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। फिर आकाश प्राइम सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा उड़ीसा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से 27 सितंबर 2021 को किया गया। फिर MR SAM मिसाइल जमीन से आकाश में मार करने वाली स्वदेश विकसित MR SAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को 9 सितंबर 2021 को सौंपा गया। फिर आगे शीर्षक है प्रतिवेदन निर्देश समिति आयोग परिषद। तो G किशन रेड्डी समिति जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के परिप्रेक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। फिर यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। फिर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग देश में होम्योपैथी शिक्षा के विनियमन तथा इस क्षेत्र में नियामक सुधारों के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के स्थान पर एक नए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का गठन सरकार ने जुलाई 2021 में किया। यह आयोग अब देश में होम्योपैथी चिकित्सा व इसके संस्थानों एवं पेंशनरों आदि के संबंध में नीतियों एवं दिशा निर्देशों का निर्धारण करेगा। फिर समझौता संबंध विदेश नीति। भारत बांग्लादेश दोनों देशों के बीच तीसरी यात्री रेलगाड़ी भारत व बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी व ढाका के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी 27 मार्च 2021 से शुरू की गई। 10 बोगियों वाली इस रेलगाड़ी को मिताली एक्सप्रेस नाम दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच परिचालित 2 अन्य रेलगाड़ियाँ हैं मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता ढाका तथा बंधन एक्सप्रेस कोलकाता खुलना। फिर फेनी नदी पर मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के पारस्परिक संबंधों को सशक्त करने की दिशा में एक पहल के रूप में दोनों देशों के बीच फेनी नदी पर सेतु की स्थापना से हुई है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह सेतु भारत में त्रिपुरा के सबरूम जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इसे मैत्री सेतु नाम दिया गया है। फिर भारत फ्रांस से भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान लगातार प्राप्त हो रहे हैं, जिससे भारत में राफेलों की कुल संख्या मार्च 2021 के अंत में 14 हो गई। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित ऐसे कुल 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए सौदा भारत ने सितंबर 2016 में किया था और ये सभी विमान 2023 तक भारत को प्राप्त होंगे। तो इसको याद रखने का काफ़ी ज़रूरत है कि भारत जो है फ्रांस से कितने राफेल विमानों को खरीद रहा है। तो कुल 36 राफेल विमान को खरीद रहा है, तो ये संख्या जरूर से याद रखेंगे। बूटा सिंह फिर राष्ट्रीय क्षत्रिय में देखते हैं। 2 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में
पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। वेद मेहता 9 जनवरी 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक और पत्रकार वेद मेहता का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। बचपन से ही आंखों की रोशनी होने वाले वेद मेहता को 20वीं सदी के दिग्गज लेखक के रूप में जाना जाता है। वेद मेहता की पहली पुस्तक फेस टू फेस वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी, जो उनकी आत्मकथा थी। फिर गुलाम मुस्तफ़ा खान 17 जनवरी 2021 को मुंबई में ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। नरेंद्र चंचल 22 जनवरी 2021 को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अनूठी आवाज़ के धनी भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। 1980 में आई फिल्म आशा के तूने मुझे बुलाया और 1983 में अवतार के चलो बुलावा आया ने गीतों ने उनको घर घर में लोकप्रिय कर दिया। 1974 में आई फिल्म बेनाम का गीत मैं बेनाम हो गया काफ़ी लोकप्रिय हुआ। राजीव कपूर 9 फरवरी 2021 को बॉलीवुड अभिनेता राजीव कपूर का निधन हो गया। राज कपूर के सबसे छोटे पुत्र राजीव कपूर के अभिनेता के रूप में पहली फिल्म एक जान है हम थी। प्रेम रोग तथा बीबीओबी के सहायक निर्देशक रह चुके राजीव ने आसमान और हम तो चले परदेश सहित कई फिल्मों में काम किया। लक्ष्मण पाई 14 मार्च 2021 को सुप्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। लक्ष्मण पाई का जन्म मागांव गोवा में हुआ था। फिर सागर सरहदी 21 मार्च 2021 को प्रसिद्ध लेखक फिल्म निर्माता सागर सरहदी का निधन हो गया। फिर सोली जहांगीर सोराबजी 30 अप्रैल 2021 को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना के कारण निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। उन्होंने केशवानंद भारती और एस.आर. बोम्मई जैसे कई ऐतिहासिक कदमों की पैरवी की थी। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित सोराबजी प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील थे। फिर देवव्रत चौधरी 1 मई 2021 को प्रख्यात सितार वादक देवव्रत चौधरी का कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। देवू चौधरी नाम से प्रसिद्ध देवव्रत चौधरी पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर जगमोहन 3 मई 2021 को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे जगमोहन का निधन हो गया और 93 वर्ष के थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जगमोहन दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल भी रहे। 1984 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रभु जोशी 4 मई 2021 को इंदौर के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं चित्रकार प्रभु जोशी का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। डॉक्टर के अग्रवाल 18 मई 2021 को पद्मश्री से सम्मानित जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लगातार प्रयास किए। सुंदरलाल बहुगुणा 21 मई 2021 को पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे तथा कोरोना से संक्रमित थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने अस्पृश्यता नशाखोरी के खिलाफ टिहरी के सिलियारा में नवजीवन आश्रम की स्थापना की थी। हिमालय पुत्र कहे जाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा को पूरा विश्व चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जानता है। सईद साबरी 6 जून 2021 को सुप्रसिद्ध कव्वाल सईद साबरी का निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हिना फिल्म की कव्वाली देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए से साबरी बंधुओं को शोहरत मिली थी। बुद्धदेव दास गुप्ता 10 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। मिल्खा सिंह 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में फ्लाइंग सिख के नाम से ख्याति प्राप्त भारत के पूर्व वर्षों के जाने माने स्प्रिंटर धावक मिल्खा सिंह का कोरोना संक्रमण से रिकवरी के दौरान निधन हो गया। भारतीय सेना में सेवारत रहे मिल्खा सिंह एशियाई खेलों व राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं।
दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 को मुंबई में बॉलीवुड के पूर्व वर्षों के सुप्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। दिलीप कुमार जिनका मूल नाम यूसुफ खान था, की पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध हुए दिलीप कुमार ने अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री सायरा बानू के साथ विवाह किया। दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीरभद्र सिंह 8 जुलाई 2021 को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। पद्मा सचदेव 4 अगस्त 2021 को मुंबई में हिंदी व डोगरी की प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वह 81 वर्ष की थी। मूलतः जम्मू की पद्मा सचदेव ने 1970 के दशक की हिंदी फिल्म प्रेम पर्वत, आँखीं देखी व साहस के लिए गीत लिखे थे। कल्याण सिंह 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया। भाजपा के संस्थापकों में रहे कल्याण सिंह 2 बार 1991 में और 97 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के समय वही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तथा उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि विवादित ढांचा रहे या न रहे वह कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाएंगे। ढांचा गिराए जाने पर मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया था। सिद्धार्थ शुक्ल 1 सितंबर 2021 को छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ल का मुंबई में अपने आवास पर हृदयघात से निधन हो गया। वह 40 वर्ष के थे। मॉडलिंग के जरिए अपना कैरियर शुरू करने वाले सिद्धार्थ शुक्ल ने बाबुल का आंगन छूटे, ना बालिका बधू, खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखलाजा आदि धारावाहिकों में भूमिकाओं से विशेष ख्याति अर्जित की थी। प्रसिद्ध टीवी शो बिग बॉस के 13वें संस्करण के विजेता रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी 20 सितंबर 2021 को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का उनकी प्रयागराज स्थित बागबड़ी पीठ में रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। उनका शव पंखे से लटका हुआ पाया गया तथा साथ में 8 पृष्ठों का एक सुसाइड नोट भी मिला। इस मामले की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंपी है। अरविंद त्रिवेदी 5 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में रामानंद सागर के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका को जीवंत करने वाले सुप्रसिद्ध अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। योगेंद्र मोहन गुप्ता 5 अक्टूबर 2021 को कानपुर में दैनिक जागरण समाचार पत्र समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्त का निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। हिंदी पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर मन्नू भंडारी 15 नवंबर 2021 को प्रसिद्ध लेखिका एवं कथाकार मन्नू भंडारी का निधन हो गया। नई कहानी, आंदोलन के अग्रदूत एवं महिलाओं की आज़ादी जैसे विषयों पर लिखने वाली मन्नू भंडारी ने महाभोज तथा आपका बेटी जैसे उपन्यासों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी लिखी एक कहानी यही सच है पर बासु चटर्जी ने वर्ष 1974 में रजनीगंधा नामक फिल्म भी बनाई थी। फिर है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। तब 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खवाड़ा में 4750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की योजना है। फिर पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव। तो पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने अपने एक चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में 6 जुलाई 2021 को 196-69 के मतांतर से पारित हुआ। विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 171(2) के तहत लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित कराना होता है।
जिसके पश्चात राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही विधान परिषद के गठन की अनुमति प्राप्त होती है। फिलहाल ये अनुमति प्रतिष्ठित है। वर्तमान में देश में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी अस्तित्व में है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। फिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति के सम्मान में पुनर्विकसित मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। इससे पूर्व इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। फिर है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर व धौलावीरा। यूनेस्को ने तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर व गुजरात के कच्छ जिले के हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व विरासत जुलाई 2021 में घोषित किया। इसके साथ ही विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या अब 40 हो गई है। इनमें 32 सांस्कृतिक स्थल की श्रेणी, 7 प्राकृतिक स्थल की श्रेणी तथा 1 मिश्रित स्थल की श्रेणी में शामिल है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर व धौलावीरा को सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया। तेलंगाना के 800 वर्ष पुराने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में 40 वर्षों के अथक प्रयास द्वारा काकतीय वंश के दौरान निर्मित तथा भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में मुख्य रूप से रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित नमक के विशाल मैदानों से घिरा है। इसमें प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष स्थित हैं। फिर है भारत में कोरोना टीकाकरण। 21 जून 2021 अर्थात योग दिवस से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाता है। भारत में टीकाकरण के कई चरणों में किया जा चुका है। इसे ऐतिहासिक ही कहा जाएगा, जब 21 अक्टूबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 100 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके थे। 21 अक्टूबर 2021 के ऐतिहासिक दिवस तक 71.09 करोड़ व्यस्त जनसंख्या को टीके के एक खुराक और लगभग 29.52 करोड़ लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी थी। पहला चरण 16 जनवरी 2021 भारत में टीकाकरण का पहला चरण 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया था तथा जो स्वास्थ्य कर्मियों व अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए विशेष रूप से प्रारंभ हुआ था। फिर टीकाकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से 11-14 अप्रैल 2021 के दौरान 4 दिन का टीका उत्सव देश भर में मनाया गया। भारत में 2 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल प्रमुखता से हो रहा है। इसके साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भी संस्तुति संबंधित विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल 2021 में की है। रूस के गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित स्पुतनिक 5 कोरोना के लिए सबसे पहले आई वैक्सीन थी तथा इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए रूस ने 11 अगस्त 2020 को स्वीकृति प्रदान की। 1 मई 2021 को बहुप्रतीक्षित रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 1.5 लाख खुराक की पहली खेप भारत को मिली। एक विमान के माध्यम से हैदराबाद पहुंची। फिर 22 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वाराणसी के दिव्यांग अरुण राय को 100 करोड़वां टीका लगाया गया। इस अवसर पर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको VVI करके याद कर लेंगे सब लोग। ये नाम कि भारत में 100वां करोड़ टीका कोरोना टीका किसको लगाया गया, तो वाराणसी के विकलांग जो हैं अरुण राय को लगाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे द्वारा प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी 2022 का जो मंथली मैगजीन जो है उसका मैंने करेंट अफेयर्स करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस करेंट अफेयर्स से आप लोग आगामी महीनों में जो कुछ प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।